हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का अपन स्टार्ट करेंगे टॉपिक जेनेटिक्स से। ये आरपीएस से फर्स्ट ग्रेड में अपने सिलेबस में भी दिया हुआ है, जिसमें जेनेटिक्स का फर्स्ट टॉपिक होता है मेंडेलियन इनहेरिटेंस। अपन देखेंगे जेनेटिक्स में क्या होता है कि मतलब अपन मेनली दो चीज़ों की स्टडी करते हैं, इनहेरिटेंस और वेरिएशन। इनहेरिटेंस या फिर हेरिडिटी का मतलब है कि कुछ कैरेक्टर होते हैं जो अपने पेरेंट्स से सीधे ऑफस्प्रिंग में उनके बच्चों में जाते हैं। और कई बार क्या होता है कि कुछ स्पीशीज ऐसी होती हैं जो सेम स्पीशीज होती हैं, फिर भी उसमें कुछ कैरेक्टर डिफरेंट होते हैं। तो इन चीजों को अपन कब कैसे समझ पाते हैं? इन चीजों को अपन जेनेटिक्स के अंदर समझ पाते हैं कि क्यों ऐसा होता है कि बहुत सारी चीजें तो सेम कैरेक्टर होते हैं, बहुत सारी जगह ऐसे होते हैं कि अपन एक्सपेक्ट करते हैं कि सेम कैरेक्टर होनी चाहिए पर डिफरेंस होते हैं। ये सब जेनेटिक की वजह से होता है। तो मेनली इसमें अपन हेरिडिटी और वेरिएशन को देखते हैं। जेनेटिक्स में क्या होता है कि अपनी ह्यूमन बॉडी होती है, उसमें हर अपनी बॉडी एक जैसे कि दीवार ईंटों से बनी होती है, वैसे ही अपनी बॉडी सेल से बनी होती है। तो फंडामेंटल यूनिट अपनी सेल होती है। तो सेल, जब अपन सेल की स्टडी करते हैं सेल बायोलॉजी में, तो उसके न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल होता है जो अपने जीन्स को कंट्रोल रखता है। जेनेटिक मटेरियल में अपन देखते हैं कि अगर आप उस सेल को और भी ज्यादा जूम करेंगे तो उसके न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। तो अपने अंदर 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, इट मीन्स 23 पेयर। तो जो क्रोमोसोम होता है उसकी शेप अपन इस तरीके से समझ सकते हैं कि इस तरीके से ये कोइल्ड स्ट्रक्चर होती है। इन क्रोमोसोम में जो अपन ये जो सिंगल इस क्रोमेटिड्स को देखते हैं, तो ये क्रोमोसोम का ये जो इस साइड का पार्ट होता है, अगर इसको भी अपन और डिवाइड करें तो इसको बोलते हैं क्रोमेटिड्स। इस पूरी स्ट्रक्चर को क्रोमोसोम बोलते हैं। और अगर इसकी एक आर्म को देखें तो एक क्रोमेटिड्स कहलाती है। और इस क्रोमेटिड्स के ऊपर एलिल्स प्रेजेंट होते, जीन प्रेजेंट होते हैं। और जीन में भी अपन देखते हैं कि अगर मतलब वो किस चीज को कंट्रोल करता है, कौन से कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, तो वो उसका जीन हो जाता है। जैसे कि उस किसी भी कोई भी प्लांट है, उसकी हाइट को लेके कोई कैरेक्टर है, तो वो जो हाइट होती है वो उसका मतलब वो उसकी हाइट को कंट्रोल कर रहा है वो जीन, तो उसका जीन हो गया। पर अगर हाइट उसकी किसी की टॉल है और कोई है वो ड्वार्फ है, तो ये उसके एलिल हो गए। तो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, उसको क्या बोलते हैं? एलिल्स बोलते हैं। तो ये अपना बेसिक हो गया। तो अब अगर अपन और आगे चलें तो उसमें देखते हैं कि यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं हेरिडिटी और इनहेरिटेंस। जब पेरेंट्स से और ऑफस्प्रिंग में कोई भी कैरेक्टर जाता है तो उसको हेरिडिटी बोलते हैं। और अगर सेम स्पीसीज हो और उसमें कुछ डिफरेंसेस हो, तो जो चीज बनती है मतलब सेम स्पीसीज में डिफरेंसेस होना, इसको वेरिएशन बोलते हैं, विभिन्नताएं। तो जेनेटिक्स में जब रिसर्च हुई तो सबसे पहले ग्रेगर जॉन मेंडल का नाम आता है। तो जब अपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो ये अपने क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से अपन पहले इनको देख लेते हैं कि फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल को बोलते हैं। अगर फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स दिया हो तो डब्ल्यू बैटसन को। और फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स मॉर्गन को बोलते हैं। मॉर्गन का एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स का फादर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन्होंने ड्रोसोफिला के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, और ड्रोसोफिला पे एक्सपेरिमेंट के बेस पे उन्होंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी दिए, जैसे लिंकेज, सेक्स लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, लिंकेज मैप, ये सब उन्होंने ड्रोसोफिला के अंदर बताया, इसलिए उनको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंट जेनेटिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट इज ए गैरड। इन्होंने क्या किया कि जो ह्यूमन के अंदर होते हैं, फर्स्ट ह्यूमन मेटाबॉलिक जेनेटिक डिसऑर्डर बताया था, जिसको एलकैप्टोन्यूरिया बोलते हैं। एलकैप्टोन्यूरिया के बारे में बताया था, जिसमें ब्लैक यूरिन डिजीज, ये ब्लैक यूरिन डिजीज होती है ह्यूमन के अंदर, तो इसके बारे में इन्होंने बताया था। इसलिए इन्होंने जो ह्यूमन में जेनेटिक्स होती है उसको उसके ऊपर स्टडी की थी, इसलिए इनको फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स या बायोकेमिकल जेनेटिक्स भी बोलते हैं।
क्योंकि ये एक ह्यूमन मेटाबॉलिक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है अल्केप्टोन्यूरिया। तो ये बायोकेमिकल के बेसिस पे हो गया, तो इसके लिए इनको फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स या बायोकेमिकल जेनेटिक्स बोलते हैं, ए गैरड को। नेक्स्ट अपन देखते हैं, फिर से आते हैं मेंडल के ऊपर। तो सबसे बड़ा रोल देखें तो जेनेटिक्स में मेनली मेंडल का ही होता है, उन्होंने अपना बहुत सारा टाइम दिया जेनेटिक्स में। मेंडल कौन थे, ये सब अपन अब आगे देखेंगे। तो पहले अपन देख लेते हैं ग्रेगर जोन मेंडल। ग्रेगर एक उपाधि होती है जो उनको मिली थी उनके काम के बेसिस पे, क्योंकि वो एक पादरी की तरह काम करते थे एक उसमें एक शहर में पादरी की तरह काम करते थे। तो उनके जो उनका काम था उसके बेसिस पे उनको ये सम्मान दिया गया था। तो मेनली देखे तो उनका टाइम पीरियड होता है 1822 से 1884 तक। बर्थ हुआ था 22 जुलाई 1822 को मोराविया गांव है चेकोस्लोवाकिया में। फिर उन्होंने क्या किया, 1842 में फिलोसफी पढ़ी 2 साल तक। फिर 1843 में वो ऑस्ट्रिया के ब्रूनो शहर में गए। उन्होंने वहां पे मॉन्क का, पादरी का काम किया। वो पौधों की देख रेख और ऐसा वहां पे उन्होंने काम किया। और 1851 में वियना गए और उन्होंने 3 साल तक वहां रहे और वहां पे मैथ और नेचुरल हिस्ट्री की उन्होंने पढ़ाई करी, उनके बारे में स्टडी करी। और वो फिर से ब्रूनो शहर में आ गए और एक स्कूल टीचर की तरह पढ़ाई की उन्होंने। तो अपन उनका टाइम पीरियड कहीं कहीं स्टेटमेंट टाइप आ सकता है अपने एग्जाम्स में, तो कुछ कुछ चीजें अपन याद रख सकते हैं, जैसे कि ये वाली चीज हुई। और फिर उन्होंने ये वाली चीज अपन को याद रखनी पड़ेगी, 1856 से 1863 तक उन्होंने मेनली पी मटर के पौधे पे काम किया था, अपना एक्सपेरिमेंट किया था। और उनका जो काम पब्लिश हुआ था 1865 में हुआ था। पर उस टाइम बहुत सारे लोग थे, इनमें इनकी मैथ की कैलकुलेशन भी थी, तो उनको ये सब चीजें इतना नॉलेज नहीं था और इंटरेस्ट भी नहीं था, क्योंकि इन्होंने साइंस में मैथ को भी ऐड कर दिया था, तो इतने इंटरेस्टेड नहीं थे, तो इनके काम को इतना ध्यान नहीं दिया गया। फिर इनका एक पेपर भी पब्लिश हुआ था जो 1865 में, उसका नाम था एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। ये अपन को याद रखना पड़ेगा। जब इनकी डेथ हो गई थी 1884 में, तो उनके काम को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दी गई, इनकी डेथ भी हो गई। उसके बाद 16 इयर्स बाद 1900 में जब 3 साइंटिस्ट हुए जो अपने अपने काम कर रहे थे, जब उन्होंने देखा कि ये वाली चीजें तो ऑलरेडी पब्लिश करी हुई है और ये काम तो मेंडल के काम से मैच कर रहा है, तो उन्होंने स्टडी करी और इसके बारे में देखा। तो अपन को ये फैक्ट भी याद रखने है कि कौन 3 साइंटिस्ट थे जिनकी वजह से मेंडल की जो रिसर्च थी वो आई सबके सामने। तो पहला था कॉल कॉरेंस, और ये थे जर्मनी के, और ये मेज पे काम कर रहे थे, अपने एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जेनेटिक्स से रिलेटेड। सेकंड ह्यूगो डिवरीज हॉलैंड के थे, जो इवनिंग प्राइमरोज एक प्लांट है उसके ऊपर काम कर रहे थे। एरिक वॉन शेरमार्क ऑस्ट्रिया के हैं, ये डिफरेंट फ्लोरिंग प्लांट्स पे काम कर रहे थे। नेक्स्ट अपन देखेंगे, इससे पहले अपन कुछ बेसिक टर्म्स देख लेते हैं। जैसे कि अपन जेनेटिक्स में पढ़ते हैं, तो फर्स्टली यूनिट ऑफ हेरिडिटी। जब अपन कैरेक्टर्स जब पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में जाते हैं, तो स्टार्टिंग में मेंडल ने इस चीज को जो एक उन्होंने देखा कि कोई चीज है जो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में जाती है और उस कैरेक्टर को कंट्रोल करती है, तो उन्होंने स्टार्टिंग में उसको एलिमेंट नाम दिया, एलिमेंट या फिर फैक्टर कह के बोला। तो ये टर्म किसने दी, एलिमेंट या फैक्टर की, मेंडल ने। और एलिमेंट टर्म दी, फैक्टर टर्म दी, मेंडल ने। और फैक्टर के लिए एक सिंबल यूज किया, जैसे कि उसको किस प्रकार से डिनोट करेंगे, जैसे टी से, आर से, येलो को वाई से, किस तरीके से उसको डिनोट करेंगे, ये मॉर्गन ने बताया। और अब अपन देखेंगे कि उस टाइम मेंडल ने एलिमेंट और फैक्टर टर्म यूज करी थी, बट अब जोहानसन ने इसको एक और स्पेसिफिक नाम दिया, इसको जीन बोला। यूनिट ऑफ हेरिडिटी है वो
उसको जो फैक्टर बोला था मेंडल ने उसको जीन नाम दिया और भी स्पेसिफिक। और फिर अपन याद रखेंगे कि ये भी फैक्चुअल हो गया कि जेनोटाइप और फिनोटाइप टर्म जोहानसन ने दी थी, एलिल टर्म बेटसन ने दी थी, और होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस टर्म भी बेटसन ने दी थी। और डब्ल्यू बेटसन फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स भी माने जाते हैं। तो इसमें अपन देखेंगे कि जीन को मैंने बताया कि जो जीनोटाइप, जीन और फिनोटाइप टर्म जोहानसन ने दी थी। अब जीन किसको बोलेंगे? मैंने आपको बताया था कि जीन होता है वो अपने क्रोमोसोम पर जो स्पेसिफिक लोकेशन होती है वहां पे उस कैरेक्टर को डिसाइड करने के लिए इंफॉर्मेशन होती है, वो जीन कहलाती हैं। और अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स एलील कहलाती हैं। तो जैसे कि अपन मेंडल ने जब स्टडी करी तो उन्होंने क्रॉस करे थे। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप में क्या डिफरेंस होता है? जीनोटाइप मीन्स जो उस कैरेक्टर को कौन से जीन्स कंट्रोल कर रहे हैं उसकी स्टडी के बारे में बताते हैं, तो उनको जीनोटाइप बोलते हैं। फिनोटाइप मीन्स फिजिकल अपीयरेंस, वो जीन्स कौन सी फिजिकल अपीयरेंस दिखा रहा है, किस टाइप की कैरेक्टर दिखा रहा है, उसको फिनोटाइप बोलते हैं। होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस, जब एलिल्स दोनों ही या तो डोमिनेंट हो या रिसेसिव हो तो होमोजाइगस, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव हो तो हेटेरोजाइगस, इसको हेटेरोजाइगस बोलेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे टर्म्स हैं, वो अपन ऑलमोस्ट लोग जानते ही हैं, फिर भी अपन इनको वैसे भी देख सकते हैं। अब आते हैं अपन मेनली मेंडेलियन इनहेरिटेंस के ऊपर। यूपीएससी फर्स्ट ग्रेड में स्पेसिफिक टॉपिक दिया हुआ है जेनेटिक्स में मेंडेलियन इनहेरिटेंस, तो इस पे अपन ज्यादा फोकस करेंगे। यहाँ पे फॉर एग्जांपल दिया हुआ है कि जैसे कोई अपन किसी प्लांट की स्टडी कर रहे हैं, सपोज उसके लेंथ पे फोकस करना है अपन को, उसके बारे में जानना है, तो अपन उसकी लेंथ देखेंगे। तो वो जो लेंथ हो गई वो उसका मतलब वो किस टाइप का है, ये अपन किसके बारे में देख रहे हैं, लंबा है, टॉल है, ड्वार्फ है, वो अपन उसकी लेंथ देख रहे हैं। तो इसको जीन बोलते हैं कि किस चीज को कैरेक्टर कंट्रोल कर रहा है, लेंथ को, कौन? जीन। और उसके भी दो टाइप दिए गए हैं, वो लेंथ के अकॉर्डिंग वो टॉल भी हो सकता है, ड्वार्फ भी हो सकता है, और इस अल्टरनेटिव फॉर्म को एलिल्स बोलते हैं। ये मैंने क्रोमेटिड, क्रोमोसोम्स, लोकस, वो लोकेशन जहां जीन प्रेजेंट होते हैं उसको लोकस बोलते हैं। और ये डोमिनेंट और रिसेसिव टाइप के हो सकते हैं, ये अपन आगे देखेंगे। मेंडेलियन इनहेरिटेंस, डोमिनेंट कैरेक्टर क्या होते हैं? वो कैरेक्टर जो अपना जब उनका टेस्ट क्रॉस करते हैं तो अपनी अपीयरेंस शो करते हैं, उनको डोमिनेंट कैरेक्टर वो होते हैं। अब अपन मेंडेलियन इनहेरिटेंस में देखेंगे कि जो कोरेंस थे, अपन ने पीछे पढ़ा था कोरेंस को, जिन्होंने मेंडल के जो डाटा थे उनके बाद रिसर्च करी थी। कॉल कोरेंस जर्मनी के थे जो अपना मेज पे काम कर रहे थे। उन्होंने दो लॉ दिए जिनको लॉ ऑफ मेंडलिज्म बोलते हैं। इनके लॉ थे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये इसी को ही प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी बोलते हैं। मेंडल ने क्रॉसेस दिए मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड मींस जब मेंडल ने वन जीन के ऊपर, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन के किसी एक जीन पर स्टडी करी, जैसे कि उन्होंने मेनली प्लांट की लेंथ पे स्टडी करी, तो वो एक कैरेक्टर था उसकी लेंथ, तो इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन को मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन को डाईहाइब्रिड क्रॉस। डाईहाइब्रिड क्रॉस में उन्होंने दो जीन एक साथ स्टडी करे और उनके बारे में पता लगाया कि ऐसा कुछ क्या इफेक्ट पड़ता है इस चीज से। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जब अपन पेरेंटल क्रॉस करवाते हैं, उनके प्लांट्स का पेरेंटल क्रॉस करवाते हैं मेल और फीमेल का, तो अपन को जो ऑफस्प्रिंग मिलती है उसको F1 ऑफस्प्रिंग बोलते हैं, F1 जनरेशन। फिर उसका अपन सेल्फ क्रॉस करवाएंगे, सेल्फ क्रॉस, तो अपन को F2 जनरेशन मिलेगी। तो इसमें ध्यान रखने की बात ये है कि अपन ये डाटा अपन को याद रखने हैं कि जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है उसमें फिनोटाइप, फिजिकल अपीयरेंस, जो अपन ने F2 मिला है F1 के सेल्फ फर्टिलाइजेशन से, सेल्फ क्रॉस से, उसका फिनोटाइप 3:1 होता है, और डाई हाइब्रिड क्रॉस में 9:3:1 रेशियो होता है। ये अपन को याद रखना है।
इनमें जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है उसमें जीनोटाइप का रेशियो 1:2:1 होता है, और डाईहाइब्रिड क्रॉस में 1:2:1 1:1:1 12:21 12:12:1 ऐसे याद रख सकते हैं। 12:21 12:12:1 इसे अपन याद रख सकते हैं। ये इसका जीनोटाइप मिला। तो इसके बेसिस पे जो उन्होंने 3 लॉ दिए थे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसी का ही सॉरी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं है ये, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन सॉरी ये था लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, और ये था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसको अपन फिर से देख लेते हैं कि जो फर्स्ट लॉ था वो लॉ ऑफ डोमिनेंस था, जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे ही उन्होंने जब सेकंड लॉ दिया था वो था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड इसी को ही प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी बोलते हैं। थर्ड लॉ दिया था उन्होंने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सॉरी ये मिस्टेक हो गया, मैंने यहाँ पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लिख दिया। ये फर्स्ट लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जिसको प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी बोल सकते हैं, और थर्ड लॉ था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। नेक्स्ट वीडियो में अपन मेंडेलियन इनहेरिटेंस के जो लॉ हैं उनको पढ़ेंगे। थैंक यू।